नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं महावीर जी के पास खेड़ला गुजरपुरा गांव में। हमारे साथ एक युवा नेता कह लो, अजय सिंह भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हम अभी यहाँ के क्षेत्र में खंडीप में जो धरना स्थल चल रहा है उसको लेकर के ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट ले रहे थे। हमारे साथ ये भाई जुड़े हैं। जैसा कि अभी आने वाले दिनों में, जैसे कल 22 तारीख को हनुमान बेनीवाल इस पूर्वी राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं और धरना उनका भी एक जाट समाज के आंदोलन को लेकर के और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के वो रैली निकालेंगे। तो ये युवा साथियों से हम जानेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो है वो इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, जो कि आरएलपी के मुखिया हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनकी खुद की है, नागौर जिलों में से वो सांसद हैं। इनसे जानेंगे। तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल ठेठ बात न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आपको देता हूं दिलीप मीना जी। आप इतनी तपती धूप में जहां पर भी धरना आंदोलन जो भी चल रहा है वहां जा करके ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं और आज आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ी बात कही आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के कि वो भरतपुर आ रहे हैं। और आपने आपने ये देखा युवा नेता क्या चाहते हैं, युवा नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल जी ये कोई अपने राजनीतिक प्रवेश के लिए नहीं आ रहे, वो उनके समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत दिन से वो समाज धरना आंदोलन कर रहे हैं, आज तक सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उसे लेकर के आरएलपी सुप्रीमो हमारे साथी गठबंधन में हमारे साथी रहे हैं हनुमान जी, वो भरतपुर पधार रहे हैं 22 तारीख को, ताकि उनको ओबीसी में शामिल किया जाए। क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब से अब तक हमारे धौलपुर और भरतपुर के जाट समाज के साथी है, उनको ओबीसी के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं दिया। वो आज भी जर्नल में है और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आज वो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी समस्या को देखते हुए हनुमान बेनीवाल जी ने उनका साथ दिया, इसलिए हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप हमें बताएं, हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके आरक्षण की मांग के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनके साथ। आपको क्या लगता है कि जैसे बीते कुछ दिनों में इनकी पार्टी का गठन 29 तारीख को 2018 में हो गया था, 29 अप्रैल को हुआ था शायद। तो तब से अभी उनके क्षेत्र में वह हर दिन हर रोज मतलब रेगुलरिटी बनाए रखते हैं और कई धरनों में, कई समस्याओं में, किसी आंदोलन में वो दिखते हैं। यहाँ पर उनका क्या वो रहा कि इतना वक्त लगाया उन्होंने, कैसे? नहीं, अब से पहले भी हनुमान बेनीवाल जी इस मुद्दे पर आए थे, लेकिन अब जब सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, उनके बारे में नहीं सोच रही है, तो ये तो वाजिब सी बात है, दोबारा फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। और हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जी का आना एक राजनीतिक प्रवेश भी रहता है। जब वो लोगों के मुद्दों को हर जगह उठाते हैं, यहाँ भी उठाएंगे, तो लोग ऑटोमेटिक उनसे जुड़ाव 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 होगा लोगों का। तो बात करें हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर आए और यहाँ पे अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग जो कि बहुत जब से शायद यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के सिवाय और कोई पार्टी नहीं देखने को मिलती इस क्षेत्र में, ज़्यादातर बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व है, तो एक नए नेता या नई पार्टी में यहाँ के लोग कैसे ढलेंगे या फिर उनको विश्वास दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीप मीना जी, देखो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि नए नेता यहाँ पर है, लेकिन वो लोग थोड़ा जुड़ने में उनको प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से एक 150 से 200 किलोमीटर जयपुर है और वहाँ पर कार्यालय है आरएलपी का, तो यहाँ से हर एक नेता वहाँ जाना जुड़ना थोड़ा दिक्कत आती है पहली बार में। तो जैसे कि अब यहाँ ये धरने में आएंगे, उनसे ज़्यादातर युवा नेता मिलेंगे और युवा नेता खुद चाहते हैं कि जो पुरानी पार्टी वो तो युवा नेताओं को मौका देगी नहीं। ये सोशल मीडिया को भी पता है, युवा नेताओं को पता है, जनता को भी पता है, चाहे उनकी कितनी बड़ी लोकप्रियता हो,
ये बड़ी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। ये क्या एक पारिवारिकवाद या परिवारवाद के हिसाब से चलती है। आज उनके जैसे कि पूर्वज जो विधायक थे तो उनके बेटे, बेटे उनके बाद में उनके बेटे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादातर 70% लोग उसी तरीका से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता है बदलाव चाहती है और युवा चाहती है, क्योंकि आरएलपीसी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी एक सामाजिक नेता है, अच्छे नेता है और हर जगह जहाँ भी धरना होता है युवाओं के प्रति, चाहे नीट का मान लो, चाहे एसआई का मान लो, हर जगह उन्होंने जाकर के उनकी आवाज़ उठाई, उनको न्याय दिलाने का काम किया। युवा नेता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं और यहाँ आने से सीधा-सीधा आरएलपी पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग उनसे जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे तो पार्टी में परिवर्तन आएगा। तो बात करें हनुमान बेनीवाल, जैसे कि आपने कहा कि वो अपने समाज के नेता हैं, वो अपने आप को 36 कौम का नेता बताते हैं। अब जैसे वो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है और उनको आरक्षण के लिए धरने पर या फिर आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो सिर्फ जाटों के लिए एक्शन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं या फिर सर्व समाज के लिए आए हैं, तो सिर्फ जाट ही इनके साथ जुड़ेंगे कि सारे ये जो जैसे कि वो 36 कौम के नेता बताते हैं, तो सर्व समाज इनका साथ देगा? देखिए, इसको मैं सामाजिक मुद्दा नहीं कह सकता हूँ। हाँ, है यहाँ के लोग भी जाट है, हनुमान बेनीवाल जी जाट समाज से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के जो भी हमारे यहाँ के जो बाकी और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उनमें सबको रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी से, लेकिन बाकी 2 डिस्ट्रिक्टों को नहीं मिला है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। इस हिसाब से मैं इसको सामाजिक मुद्दा नहीं कह सकता हूँ। वो भी एक पीड़ित समाज के लिए समझ लो या पिछड़े हुए समाज के लिए आवाज़ को उठाने के लिए समझ लो, यहाँ पर उनके लिए संघर्ष करने के लिए आ रहे हैं और 36 कौम के लोग जुड़ेंगे। क्योंकि हम गुर्जर समाज से बिलॉन्ग करते हैं, हम भी वहाँ पर जाएँगे, क्योंकि जाट समाज वो भी हमारा ही समाज समझो। आज वो पिछड़ रहे हैं, तो नुकसान सबको है। अगर उनको रिज़र्वेशन मिलेगा तो वो सक्षम होंगे तो एक-दूसरे के काम आएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग वहाँ उनके धरना, आंदोलन जो भी करेंगे वो उनका डिसीजन है। लेकिन 22 तारीख को करौली जिले से भी बहुत अधिक से अधिक संख्या में सर्व समाज से लोग जाएँगे और मैं खुद भी वहाँ पर जाकर के अटेंडेंस दूँगा। हनुमान बेनीवाल जी से भी मिलने का मौका मिलेगा और हमारे समाज को जब-जब हमने आंदोलन किए थे, तो जाट समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर के हमारा साथ दिया था। तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि उस समाज के लिए हम भी कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दें। तो जाट समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर के हमारा साथ दिया था। तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि उस समाज के लिए हम भी कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दें और उनकी माँग जायज़ है। जैसे बात करें अब हनुमान बेनीवाल का, वहाँ के क्षेत्र में लोगों का कहना है कि वो अपनी पार्टी में ही अपनी परिवार वालों को ही जगह देते हैं, जैसे कि उनके भाई जो उनकी पार्टी के वो हैं, और उनकी अब की बार जो चुनाव हुए थे, उन्होंने अपनी पत्नी को ही सीट दी थी। तो आपको नहीं लगता कि जब लोग ऐसा उनके बारे में सुनेंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही सीट दी और किसी अन्य कोई, उनको ऐसा नहीं लगा कि पार्टी में या फिर उनके सपोर्ट में कोई और नेता हो, कोई और हो जो अपनी पार्टी की टिकट दे सके, क्यों उन्होंने अपनी पत्नी को सीट दी? तो इसको लेकर के यहाँ के लोगों का क्या राय रहेगी? देखिए, मैं मेरे निजी विचार व्यक्त करता हूँ इस मैटर में। ये एक कोई अलग तरीका तो है नहीं। वहाँ देने का कोई समस्या होगा, वहाँ पर उनके जो नेता है, उनके युवा साथी है, वहाँ की उनकी टीम है, वहाँ के जो जनता है, उन्होंने फ़ोर्स किया होगा, नहीं हनुमान बेनीवाल जी आप आपके घर में से उतारिए। कुछ अब से पहले 4-5 विधायक आए थे आरएलपी से, उनको अच्छी-अच्छी ज़िम्मेदारी भी दी और वो लोग विधायक बन कर के और मैं कांग्रेस या बीजेपी में इधर-उधर बँट गए। तो देखो, पार्टी जब हम शुरू से खड़ा करते हैं, पार्टी मजबूत होती है, उस टाइम पर हमारे लोग ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर पार्टी कमज़ोर की हालत पा जाती है। तो इसलिए उन्होंने कुछ अब के दूसरा फ़ॉर्मूला अपनाया होगा कि कुछ जगहों पर हमारे लोग अगर पार्टी में बने रहेंगे, तो बाकी लोग जुड़े रहेंगे। इसलिए हो सकता है कि लोगों की, जनता की डिमांड पार्टी की कमज़ोरी की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पर उतारा, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने। जैसा और बात करें हनुमान बेनीवाल जी के बारे में, तो ऐसा उनका जब जो वो मंच में जाते हैं या फिर किसी बड़ी रैली में जाते हैं, तो उनका क्या है,
विपक्ष की पार्टी के वहाँ के जो जैसे कि अभी बहराना धाम में जो मंच में आंदोलन था उसमें वह शामिल हुए और उन्होंने हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी जो हैं उन पर ऐसे टिप्पणी की है, ऐसे बोला है कि वो मूर्खों के राजा हैं, मूर्खाधि राज हैं। क्या एक बड़े नेता को ऐसी जैसे राज्य के मुखिया जैसे कि सीएम भजनलाल है, ऐसे नेता पर ये टिप्पणी करना, ऐसे वर्ड बोलना शोभा देता है या फिर कहाँ तक आपका इस पे क्या मत है? देखिए, इस मुद्दे पर मैंने निजी विचार मेरे ऊपर लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी हमसे कद में बहुत बड़े हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। तो इस मुद्दे पर मैं सीधा-सीधा ये नहीं कह सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले भी आपने मुझसे कई बार हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के विचार-विमर्श किए। देखो, थोड़ी उनकी भाषा शैली है ना, जो उनका जो कद है, उसके हिसाब से शोभा नहीं देती है। क्योंकि अगर हम इस तरह की भाषा शैली बड़े लोग करेंगे, तो छोटे कार्यकर्ता है तो उनको लिए खुली छूट मिल जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीक़ा से ये भाषा शैली का उपयोग करना लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं है। हाँ, मुद्दों के लिए हम उनको घेर सकती है, जैसा कि अ, भजन लाल जी है, तो भरतपुर में बहुत सारे रोज़गार, भरतपुर के लिए सुविधा के लिए बहुत ज़ोर-शोर से काम हो रहा है। बाकी हमारे करौली है, तुम्हारा आपका माधोपुर है, उनके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के धौलपुर है, तो वहाँ पर अभी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। सरकार ने बड़ी-बड़ी योजना ला के रख दी है कि जैसे एक्सप्रेस वे है, तो एक्सप्रेस को आज से 1 साल पहले ला कर के स्टेटमेंट दे दिया है। धरातल पे कुछ काम हो रहा नहीं रहा, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अब जैसे ईआरसीपी एक मुद्दा है, ईआरसीपी लॉन्च भी कर दी, उसका बजट घोषणा भी कर दी शायद और उसके बाद में उसकी चौड़ाई 400-300 फीट की समथिंग चौड़ाई है और उसके आजू-बाजू रोड निकाल रहे हैं, बीच में पानी किसी के लिए देने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये सीधा-सीधा एक पर्यटक स्थल बना रहे हैं ये लोग घूमने-फिरने के लिए, बड़े हाई-फाई लोगों के लिए, किसानों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये कई बहुत सारे मुद्दे हैं। इस तरीक़ा से हम भजनलाल जी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से मूर्खों का राजा बताना, देखो आज बहुत बड़े पद पे है वो और बड़े पद पे जब बैठा है, उनकी पार्टी ने मेहनत की है और उनको इस तरीक़ा से अगर नवाज़ा जाए तो ये उचित नहीं है। तो जैसे कई बार उन्होंने ऐसे भी बोला है मंच पर कि युवाओं को एक तरफ से शिक्षा की ओर प्रेरित ना करके उनके बारे में ऐसे बोलते हैं कि जेल जाएं, जेल जाने के लिए एक तरीके से उनके जो भाषण रहते हैं जे ऐसे बोलते हैं अगर जिंदगी में जेल नहीं गए तो क्या गए। देखिए, तो उसको अब लेकर के उनके आजकल आप विचार भी फोर्थ ग्रेड का वो रिजल्ट देख लीजिए, उससे पहले एसआई का रिजल्ट था और कई सारे ऐसे रिजल्ट निकले, उनमें हर रिजल्टों में धांधलेबाजी हो रही है और आलोक राज जी है जो तक कि कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। जो 2018 में जो लोग लिप्त थे, क्या वो लोग 2023 की भर्तियों में लिप्त नहीं हो सकते क्या? जो लोग 18 में उन पर आरोप लग चुके हैं, क्या वही लोग 2023 में आरपीएससी बोर्ड में बैठे हुए हैं? क्या वो लोग चोरी नहीं कर सकते? वो लोग लोगों को वो मार्कशीट के ज़रिए किसी और तरह के ज़रिए उस चीज का नहीं कह रहे, बात ये नहीं, है उसी में सर जी उसी में ये आ रहा है, जब लोग परेशान हो जाते हैं तो लोगों को वो प्रेरित करते हैं कि आप आपका खुद का सेल्फ डिफेंस लेना सीखो। आप अगर प्रशासन आपको प्रेशर डाला तो आप जेलों में जाना सीखो। आप खुद का संघर्ष आप खुद करिए। तो ये हनुमान बेनीवाल जी का कहना है। ये नहीं है कि आप क्राइम करो और जेल में जाओ, ये नहीं है। वो युवाओं के भविष्य के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी बात सही है। और बात करते हैं भरतपुर संभाग में, वो आ रहे हैं भरतपुर में, तो वहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो भरतपुर में सिर्फ अभी भजनलाल की सरकार के टाइम पर ही विकास कार्य देखने को मिला है। जैसे कि वहाँ के ओवरब्रिजों का काम, सड़कों का काम, डेवलपिंग चल रही है अभी। उनका कहना है कि ये कोई भी सरकार हो, कभी काम नहीं हुआ, कोई डेवलपिंग का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी जब भजनलाल सरकार के 2.5 साल पूरे हुए हैं, तब से ही इन्होंने काम देखा है। काम धरातल पर भी चल रहा है, उनको काम अभी चल ही रहा है।
अभी धीरे-धीरे काम भी हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जब जैसे कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार काम कराया है भजनलाल जी ने वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि अब जो वहाँ के लोगों के अंदर भजनलाल के तरफ श्रीमान भजनलाल जी की बात करें, उनकी तरफ रुचि ज़्यादा रहेगी तो हनुमान बेनीवाल उस जगह पर अपनी पहचान कैसे बना पाएँगे? देखिए मुख्यमंत्री जी रोजगार करा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जिस प्लेस से आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है वो विकास कराएगा। लेकिन सिटी में तो आपको पता है गरीब किसान परिपेक्ष के लोग तो रहते नहीं हैं। ज़्यादातर वो सिटी के लोग रहते हैं या बड़े लोग रहते हैं। तो ये बीजेपी पार्टी वैसे भी बड़े लोगों की है, ये तो आपको पता है। तो इन जिस तरीक़ा से वो सिटी में करा रहे हैं, उस तरीके गाँवों में विकास कराते हैं। तो सिटी में तो आपको पता है गरीब किसान परिपेक्ष के लोग तो रहते नहीं हैं। ज़्यादातर वो सिटी के लोग रहते हैं या बड़े लोग रहते हैं। तो ये बीजेपी पार्टी वैसे भी बड़े लोगों की है, ये तो आपको पता है। तो इन जिस तरीक़ा से वो सिटी में करा रहे हैं, उस तरीके गाँवों में विकास कराते हैं, तो इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन गाँव में विकास नहीं हो रहा है। अब सिटी में तो सिटी के लोगों के लिए विकास हो रहा है, तो उनमें गाँव के लोग जो है और गाँव में ज़्यादा जनसँख्या वास करती है सिटी के बजाय, तो वो लोग हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए हैं। युवा है, चाहे वो सिटी में रहने दो, या गाँव में रहने दो, वो हनुमान बेनीवाल जी की तरफ रुख करेगा। तो मतलब अब हनुमान बेनीवाल जी पूर्वी राजस्थान में अपना परचम लहरा पाएँगे आपका कहने का आपका मत कैसे है कि भई किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए कि भई इस तरीके से कार्य होगा यहाँ के लोगों की क्या मुख्य समस्याएँ होंगी जो वो हनुमान बेनीवाल जी से एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, इसमें समस्या की तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर ये परपाटी रही है कांग्रेस और बीजेपी कंटिन्यू। जब से हमने देखा है, हमने हमारी समझने लगे हैं, हमारी याददाश्त मतलब एकत्रित होकर के ये समझने लगी कि हाँ, हम समझदार हैं। जब से हम देखते आ रहे हैं, 20 साल हो गई कम से कम। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो ये दोनों पार्टियों की जड़ है जो क्या है अंदर तक बड़े-बड़े लोगों से अंदर तक है। अब जो आम आदमी, आम किसान की आवाज़ तो उठती नहीं है, क्योंकि पहले कभी बीजेपी अनाउंसमेंट कर देती है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, कभी गवर्नमेंट कांग्रेस कर देती है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे और सत्ता में आने के बाद में कुछ नहीं होता है। तो लोग क्या है जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दोनों पार्टी को छोड़ कर के एक नई पार्टी का गठन करें। लेकिन अब युवाओं के भी सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी बहुत अच्छी लोकप्रियता है सर्व समाज में, लेकिन ज़्यादातर जाट समाज में लोकप्रियता है उनकी, कि उस समाज से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनके साथ में जैसे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से पहले गठबंधन किया, तो एक तो उस संगठन को ये जोड़ के रखे। दूसरा अब अभी हाल में हमारे बड़े भाई नरेश मीणा जी 3 बार चुनाव लड़े हैं हंता से, उनकी लोकप्रियता उनके समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता है और वो आज की डेट में बहुत बढ़िया मंजे हुए नेता है वो। तो हो सकता है वो एक पार्टी बनाएँ, एक पार्टी बना के वो भी इनके साथ गठबंधन करते हैं। तो 100% यहाँ पर थर्ड मोर्चा का शुभारंभ हो जाएगा और थर्ड मोर्चा जब आएगा, तो गरीब, किसान, मज़दूरों की आवाज़ बुलंद होएगी, उनके कार्य जो अधूरे हैं और कार्य पूरे होंगे, जनता की सुनवाई होगी। क्योंकि ये जैसा चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख लो आप, वो भी धरातल पर जाकर के गरीब शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप हनुमान बेनीवाल जी को देख लीजिए, युवाओं के रोजगार की बात हो, युवाओं के पेपर लीक की बात हो, वो तुरंत धरना देते हैं, चाहे सरकार उनको कैसे भी प्रताड़ना करे। आप नरेश मीणा जी को देख लीजिए, वो भी बार-बार युवाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, खाद की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसे लेकर के आंदोलन करते हैं। जब ये तीनों नेता एक हो जाएँगे ना, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मतलब आपका कहना है ये है कि अगर हनुमान बेनीवाल के साथ इस क्षेत्र में नरेश मीणा जी साथ इनके लग जाएँ, तो वाक़ई वो हनुमान बेनीवाल जी अपनी पार्टी का झंडा लहरा देंगे इधर। बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और नरेश मीणा जी, अगर ये तीनों लीडर अगर ये मजबूती के साथ में मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, मैं लोक विधानसभा की बात तो बहुत दूर की है। ये नेक के चुनाव आने वाले हैं दिसंबर, नवंबर में। सरकार कर नहीं रही है, डेट निकल गई है। जब भी ये आएँगे, इनमें ही दिख जाएगा उनको परिवर्तन, कि उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनसे लोग कितना जुड़ाव चाहते हैं, उनसे लोगों को क्या अपेक्षा है। ये धरातल की बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों से जाके मिलते हैं, वो लोगों की भावना कहते हैं इस चीज़ को। अगर ये लोग
अलग अलग दिशा में जाएंगे तो इससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा है। अच्छा, यानी ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे तो ये बीजेपी का फायदा है, अगर एक साथ हो जाए तो बीजेपी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये एक साथ हो जाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ से खत्म हो जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खत्म हो जाएगी। और अगर ये तीनों अलग डिस्ट्रीब्यूट में रहेंगे तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा है। आप देखो बिहार का चुनाव देख लो, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लो, तो वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ा है तो वहां पर नुकसान हुआ सभी के लिए, क्योंकि ये जो वोट है ना किसान गरीब मजदूरों का वोट है, जब ये डाइवर्ट हो जाता है तीन दिशाओं में तो ऑटोमेटिकली शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इसलिए अगर ये तीनों लोग हैं, अभी नरेश मीणा जी ने तो अभी संगठन नहीं बनाया है, लेकिन लोगों की चर्चा है, लोग ये सोचते हैं कि हम नरेश मीणा जी एक संगठन बना रहे हैं, तो हमें चाहते नरेश मीणा जी संगठन बनाते हैं तो ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, युवाओं को मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ आपको पता है जो पहले के लोग हैं वो तो बीजेपी कांग्रेस में जाएंगे, तो युवाओं को हर सीट पर मौका मिलेगा। राजस्थान में 200 विधानसभा थी, अब हो सकता है 300 के समथिंग पहुंच सकती है, क्योंकि जिले भी बढ़ गए, 45 जिले हो गए हैं, तो 300 विधानसभा 300 नए लोगों को मौका मिलेगा, और नए लोगों को मिलेगा, नए लोगों को नए लोग चुनेंगे और सत्ता परिवर्तन आएगा, सत्ता परिवर्तन आएगा, लोगों के जो भी कार्य है सारे कार्य होंगे, क्योंकि वो लोग जो नए युवा नेता है वो जो जमीनी जट से उठ के करके ऊपर आएंगे, और एक साथ जब वो उन जगह पर पहुंचेंगे जहां से किसान और मजदूरों की आवाज सुनी जाती है, तो वहां पर स्वाभाविक की बात है कि हर मुद्दे का सॉल्व होएगा। तो साथियों, हमारे साथ युवा साथी अजय सिंह जी गुर्जर हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने बताया कि हनुमान बेनीवाल जी जो पूर्वी राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार और जाट बहुमूल्य क्षेत्र को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो यहाँ के युवा नेताओं को और साथ ही किसी अन्य और नेताओं को, जैसे कि इन्होंने बताया कि नरेश मीणा और आपने दूसरा नाम भीमारी माझा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और हमारा मनोरंजन जी की गठबंधन, दोनों का गठबंधन तो पहले से हो रहा है, और इसमें नरेश मीणा जी और जुड़ जाते हैं। और एक और नाम है, मैं भूल गया, राजकुमार राउत है, राजकुमार राउत, उनकी भी एक पार्टी है, बीटीपी बोल के ऐसा पार्टी है। अगर वो भी, ये चारों ये नेता जब एक होकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इनको हरा सकती है, क्योंकि इनके इनके चारों के साथ में लोगों का जनसमूह है। आप चंद्रशेखर आजाद जी को देख लो, आप रमना बेनीवाल जी को देख लो, आप नरेश मीणा जी को देख लो, आप राजकुमार राउत को देख लीजिए, और इनके साथ में टोटल इनके साथ में गरीब परपेक्ष के लोग हैं, किसान मजदूर शोषित वंचित। तो साथियों, ग्राउंड रिपोर्ट और सच आपके सामने है। आपकी क्या राय रहेगी इसको लेकर के कि हनुमान बेनीवाल पूर्वी राजस्थान में अपनी पहचान बना पाएंगे, अपनी पार्टी का झंडा और परचम लहरा पाएंगे, और बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ से खात्मा करके करेंगे या नहीं? आगे आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात पर। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद।